हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। इंडियन इकोनॉमी में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या स्टेप्स लिए जिसके थ्रू यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई इंडिया में। राइट, कि यहाँ पे जो है लोगों को, जो पुअर पीपल हैं या और वी कैन से जो बिलो पॉवर्टी लाइन हैं या मिडिल फैमिलीज हैं, उनको क्या प्रोवाइड की गई, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए। राइट, तो इस वीडियो का टॉपिक जो है वो हमारा यही रहेगा, जिसमें हम डील करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे देखो, जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट की गई इंडियन इकोनॉमी में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने करी, ये जो की गई बाय वेरियस मेथड्स, लाइक लैंड रिफॉर्म हो गया आपके पास, लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड सेवरल अदर स्कीम्स। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है तो उसके लिए जो है वेरियस स्कीम्स जो है यहाँ पे लॉन्च की जाती है। तो यहाँ पे स्कीम जो है वो लॉन्च की जाती है आपके पास। तो सेम अब इंडिया में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म जो है स्कीम जो है लॉन्च की गई। अब देखो लैंड रिफॉर्म्स क्यों लॉन्च की गई। अब 1947 में हम इंडिपेंडेंट होते हैं। अब बिफोर 1947 में बात करूं तो मोस्ट ऑफ दी जो लैंड जो पोजेस करते थे वो जमींदार करते थे। अब जमींदारी और जागीरदारी सिस्टम उस टाइम पे प्रेवलेंट था। तो जब हम इंडिपेंडेंट हो गए तो इन जमींदार ने क्या बोला कि जिस जमीन जो जमींदारी थी उसके अंदर जो भी जमीन है उनके हेड कौन है, उनका ऑनर कौन है, हम लोग हैं। दैट मीन्स कि जो ये पीजेंट थे, स्मॉल स्मॉल पीजेंट थे, ये क्या हो गए, अब लैंडलेस हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या बना ली, अपनी सुपरमेसी बना ली कि बोला इस जमीन के मालिक कौन है, हम मालिक हैं। तो पीजेंट जो इनकी जमींदारी के अंडर जो पीजेंट्स काम करते थे, अब वो क्या हो गए, जमीनलेस हो गए, लैंडलेस हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो पास किए, जिसके थ्रू उन्होंने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, मतलब मेन पर्पस क्या था कि हमें इकोनॉमिक कंडीशन जो है एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबर्स की, उनको क्या करना है, हमें इंप्रूव करना है। तो उन्होंने क्या किया, सीधा सा सीधा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जमींदारी सिस्टम था जो प्रेवलेंट था इन ब्रिटिश टाइम में, उसको अबॉलिश कर दिया। वहीं पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे टीनेंसी लॉज जो है वो पास किए, जिसके थ्रू बोला कि हम टीनेंट्स को जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहीं से देखो इस टाइम पे फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इवन यहाँ पे क्या किया कि एक फेयर और एक रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जाए लैंड की। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक लैंड सीलिंग लिमिट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी। अब लैंड सीलिंग लिमिट क्या है, लेट से यहाँ पे देखो कि मैं बोलूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हर एक पर्सन जो है 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो लैंड पोजेस नहीं कर सकता। मान लो कोई जमींदार था, उसके पास 101 करोड़ ए सॉरी 101 एकड़ जो थी वो लैंड पोजेस करता था। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी 100 एकड़। दैट मीन्स अब इसके पास क्या है, 1 एकड़ ज्यादा है। तो अब वो इससे 1 एकड़ जो है ले ली जाएगी और वो किसको दे दी जाएगी, मतलब किसी भी अगर जमींदार या किसी भी पर्सन के पास अगर सरप्लस में था, मतलब सीलिंग लिमिट से ज्यादा थी अगर लैंड, तो वो जो सरप्लस में थी उसके पास लैंड, वो उससे ले ली जाएगी और वो किसको दे दी जाएगी, जो लैंडलेस लेबरर्स यहाँ पे थे या फिर जो स्मॉल पीजेंट्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। राइट, तो सबसे पहला स्टेप तो गवर्नमेंट ने यही लिया था लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू। अब यहाँ पे बात करूं तो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू ही क्या हुआ था, जब यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए तो हमारे संविधान में पहला संशोधन भी लैंड रिफॉर्म्स के लिए हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू हमने क्या किया, 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब 9th शेड्यूल जो है इट वाज द रिजल्ट ऑफ आर्टिकल 31B। अब हमने क्या किया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू 31A एंड 31B जो है वो इंसर्ट किए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और 31B की वजह से ही हमें नई शेड्यूल जो है वो इंसर्ट करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर किसी को नई शेड्यूल के बारे में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे नई शेड्यूल पे वीडियोस बनी है, तो वो आप जाके देख सकते हो। राइट, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगी स्कीम, वो रहेगी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। अब ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी कब, गांधी जयंती पे। कौन से ईयर में, 1993 में।
अब ये स्कीम जो है कौन से रीजन्स में इंप्लीमेंट करी गई, उन बैकवर्ड रीजन्स में जहां पे सूखा ड्रॉट प्रॉन एरियाज जो थे और डेजर्ट एरियाज जो थे, ट्राइबल एरियाज और हिली एरियाज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जो 1778 में जो बैकवर्ड एरियाज थे। फिर धीरे धीरे इसको क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स 5488 जो रूरल एरिया से, नॉट डिस्ट्रिक्ट, रूरल एरियाज में और रूरल ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री में, राइट। अब इस स्कीम का मेन पर्पस क्या था, मेन एम क्या था कि यहाँ पे क्या करना है, एश्योर्ड बेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी है टू द रूरल पीपल के लिए। बाद में फिर क्या हुआ, इस स्कीम को 2001 में मर्ज कर दिया गया किसके साथ, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के साथ, अलोंग विद जवाहर समृद्धि ग्राम समृद्धि योजना जो थी उसके साथ जो है इसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई स्कीम लॉन्च कर दी गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। देखो यहाँ पे सोशल असिस्टेंस की बात कर रहा है, दैट मीन्स ये सोसाइटी के लोगों की असिस्टेंस की बात कर रहा है। तो इसकी जो बात की जाती है वो आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसमें हम बात करते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या काम बनता है कि वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, बट काइंड ऑफ असिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ पे फाइनेंशियली असिस्ट करेगी गवर्नमेंट किनको, सोसाइटी के लोगों को। अब किनको असिस्ट किया जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो ओल्ड एज है, बूढ़े लोग हैं, या जो बीमार है, या फिर जो डिसेबलमेंट है, दैट मीन्स फिजिकली डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है, व्हाटसोएवर। तो इस केस में अब आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस प्रोवाइड करती है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम लेके आती है, राइट। फिर यहाँ पे सिकनेस में भी क्या करती है, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत स्कीम है, राइट। फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए अलग से स्कीम्स आती हैं, उनके लिए अलग से यहाँ पे जो है पेंशन दी जाती है, हर मंथ जो है यहाँ पे मतलब उनको जो है फाइनेंशियली असिस्ट किया जाता है। इवन यहाँ पे बोला गया कि गवर्नमेंट अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियली असिस्ट करती है टू द एल्डरली विडोज एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये भी सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये कौन सी स्कीम थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी या सेंटर और स्टेट की दोनों की कोलैबोरेशन थी। तो याद रखना है ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, और इसको जो लॉन्च किया गया था ऑन अगस्त 15 1995 में किया गया था, राइट। अब ये जो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जब इसको लॉन्च किया गया तो ये कंप्राइज कर रहा था 3 कंपोनेंट्स, जिसमें ओल्ड एज पेंशन स्कीम आ गई, फैमिली बेनिफिट स्कीम आ गई और मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो थे इसके पार्ट थे। बाद में क्या हुआ, इन 2000 में अब यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना, जो आपके पास अन्नपूर्णा योजना थी उसको ऐड कर दिया गया, वाज एडेड टू इट्स, जिसके अंदर क्या बोला कि हम क्या करेंगे, 10 kg ऑफ फ्री राइस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा टू द बेनिफिशरीज जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम के अंडर जो कवर्ड है, राइट। तो उनको जो है कितने केजी राइस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री राइस 10 kg, राइट। इसके बाद इन 2001 में नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है उसको ट्रांसफर कर दिया गया टू द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, ठीक है। एंड यहाँ पे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है उसका 2007 में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। तो ये याद रखना कि अब एनएसएपी का अब जो नया नाम है वो क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अब यहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि या तो एनएसएपी का नाम कौन से ईयर में चेंज किया गया था और क्या नाम रखा गया था, या फिर सीधा पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो थी उसका रियल नेम, ओरिजिनल नेम क्या था, राइट। तो ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद 2009 में इसमें फिर से चेंज हुए, जिसमें ये जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया टू विडोज, जो विडोज है ऑफ एज 40 से 64 के अंडर, बाय इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम के अंडर। एंड आल्सो जो डिसेबल पर्सन है, फिजिकली डिसेबल्ड अफेक्टिंग पीपल जो है, ठीक है, डिसेबल्ड पीपल जो है, जो एज है कितने से कितने, 18 टू 64, ठीक है। एंड जो पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के अंडर जो है उन सबको अब क्या कर दिया गया, कवर्ड कर दिया गया, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो इसके नाम से समझ रहे हो आप कि ग्राम समृद्धि योजना, हमें क्या करना है,
ग्राम की डेवलपमेंट करनी है, विलेज की क्या करनी है, डेवलपमेंट करनी है, राइट। तो इसको जो है अप्रैल 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया, और ये किसका सक्सेसर था, जवाहर रोजगार योजना। इससे पहले एक योजना थी जवाहर रोजगार योजना, जिसके अब 1999 में जो है इस जवाहर रोजगार योजना को मर्ज कर दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जिसका मेन एम क्या था कि हमें क्या करना है, रूरल एरियाज की क्या करना है, समृद्धि करनी है, दैट मीन्स डेवलपमेंट करनी है, राइट। तो अब देखो इसमें जो था, ये जो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना थी, ये सेंटर और स्टेट का शेयर था इसमें। दैट मीन सेंटर का जो शेयर रहेगा वो 75% रहेगा, और जो स्टेट का था वो 25% था। तो अब देखो ग्राम समृद्धि योजना, हमें क्या करना है, यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट करनी है, विलेज डेवलपमेंट करनी है। अब विलेज की डेवलपमेंट कैसे होगी, जब वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, सच एज वहां पे। अब डेवलपमेंट के लिए क्या आएगा, सबसे पहले तो रोड्स आने चाहिए, हॉस्पिटल जो सबसे प्राइमरी फैसिलिटी चाहिए होती है लोगों को, राइट, स्कूल्स वहां पे जो है इसके अंडर क्या किए गए, अब डेवलप किए गए। इवन अब बोला कि डेवलपमेंट के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो करेंगे करेंगे, अलॉन्ग विद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जो है सस्टेन्ड बेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे क्या की गई, प्रोवाइड की गई। ठीक है, अब इसमें बोला गया कि ये जो एम्प्लॉयमेंट जो है किन पीपल को प्रोवाइड की जाएगी, जो पीपल किसके अंडर आते हैं, बीपीएल के अंडर आते हैं। दैट मीन जो बीपीएल के अंडर लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेज एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसमें जो है फॉर द बेनिफिशियरी स्कीम्स फॉर एससी एंड एसटी के लिए भी जो है फंड एलोकेट किया गया था। ठीक है, और वहीं से इसमें जो है 3% इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए अलाउ किया गया, जो डिसेबल्ड पीपल थे उनके लिए अलाउ किया गया। तो ये थी आपके पास जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ग्रामोदय योजना, तो यहाँ पे देखो ये जो इंट्रोड्यूस की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, इसको यूज की गई, मतलब इंट्रोड्यूस किया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो इसको 2001 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें इसके लिए जो बजट जो एलोकेट हुआ वो ₹5000 करोड़ का बजट जो है एलोकेट किया गया। अब ग्रामोदय योजना में इसमें क्या बोला गया कि हम इसमें क्या करेंगे, फोकस मेनली किया जाएगा हेल्थ सेक्टर पे, प्राइमरी एजुकेशन पे, ड्रिंकिंग वाटर पे, हाउसिंग पे एंड रूरल रोड्स पे। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कि अब कॉमन प्रॉपर्टी राइट जो है ग्रेजिंग लैंड्स पे, ठीक है, वेस्ट लैंड्स पे, फॉरेस्ट पे एंड वाटर रिसोर्सेज पे अब किसको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो प्रोवाइड किए जाएंगे जो रूरल पीपल थे पास्ट में। ठीक है, उनको लिए जो है वो अवेलेबल कर दिए गए। अब यहाँ पे बोला गया इस स्कीम के अंडर जो है अब कैंसिल कर दिए गए इन द रिसेंट पास ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ दिस रूरल कम्युनिटी रिसोर्सेज इन द कंट्री। कि जो कमर्शियलाइजेशन की जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की जा रही है रूरल कम्युनिटी के रिसोर्सेज की, अब इस स्कीम के अंडर, इस योजना के अंडर जो है उन सारे कमर्शियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था, राइट। तो ये थी हमारे पास प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो लॉन्च, जो इंट्रोड्यूस करी थी बाय द, और लॉन्च की गई थी बाय द हॉनरेबल पीएम ऑफ, जो उस टाइम पे पीएम थे, अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी जी, राइट। अब नेक्स्ट आपके पास आता है स्वर्ण जयंती शहरी शहरी रोजगार योजना, नोट शहरी, इट्स शहरी रोजगार योजना। दैट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट की, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और अर्बन बेज एम्प्लॉयमेंट की। तो इस स्कीम के अंडर इसके दो पिलर्स थे, दो ऑब्जेक्टिव्स थे, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन बेज एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ पे हमें क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब इसके लिए जो है शेयर फिर से फिक्स किया गया 75 एंड 25 बेसिस पे, राइट। 75 शेयर था सेंटर का, 25 स्टेट्स का था। ठीक है, और इसके लिए जो एक्सपेंडिचर जो था इस स्कीम के लिए वाज ओनली 45.5 करोड़ जो है, वो जो है इसके लिए जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 39.2 करोड़ रुपीस जो है इन 2001-2 में एलोकेट किया गया, एंड 105 करोड़ जो है वो प्रोवाइड किया गया था फॉर 2002-3 में, राइट। तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2002-3 की बात करी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया था सेंट्रल बजट 1976-77 में इंदिरा गांधी के टाइम पे।
ठीक है। और इस प्रोग्राम का मेन फंक्शन क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या करना है, असिस्ट करना है रूरल पॉपुलेशन को, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करने हैं फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ ईच एरिया। दैट मीन्स कि हर एक एरिया का हमें क्या करना है, डेवलपमेंट करनी है, उसके एसेट्स के थ्रू जो है वहां पे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करने हैं वहां के लोगों को। ठीक है, तभी बोला इंटीग्रेटेड की रूरल डेवलपमेंट की जाएगी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू, उन्हीं के रूरल एरियाज के ही रिसोर्सेज के थ्रू जो है वहां पे क्या की जाएगी, उस रूरल एरिया की डेवलपमेंट की जाएगी। अब डेवलपमेंट कैसे होगी, जब वहां के लोगों की, जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन लोगों की भी डेवलपमेंट हो। अब उन लोगों की डेवलपमेंट कब होगी, जब उनको बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, बेटर इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, एजुकेशन वहां पे मिलेगी, बेटर सैनिटेशन वहां पे मिलेगी आपको, वाटर फैसिलिटी वहां पे प्रोवाइड होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, राइट। तो ये सारी चीजें जो है, ये मतलब एक बात करूं तो इनसे ही आपके पास क्या होगा, ये फैक्टर्स रहते हैं जिसके थ्रू आपके पास जो है रूरल एरिया जो है वो डेवलप होगा। अब बोला कि ये जो प्रोग्राम था इसको कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ इंट्रोड्यूस किया गया इन 1978-79 में, क्योंकि इसकी बात करी गई थी फर्स्ट टाइम 1976-77 के बजट में, फिर 78-79 में इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब सबसे पहले इसको 2300 ब्लॉक्स में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें विच 2000 जो थे वो कॉमन कवरेज थे विद एसएफडीए, डीपीएपी एंड सीएडीपी के अंडर, एंड 300 ब्लॉक जो थे वो उसको ऐड किया गया इन 1979 एंड 80s के अंडर। ठीक है, बाद में जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया टू ऑल दी ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री सिंस अक्टूबर टू 1980 तक। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम में मेन एम्फेसाइज जो किया गया वो फैमिली पे किया गया रेदर देन इंडिविजुअल अप्रोच। मतलब हमें ये नहीं है कि अब एक फैमिली में अगर 10 बंदे हैं तो हम हर एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा एम्फेसाइज किया गया कि हमें एक फैमिली की डेवलपमेंट करनी चाहिए, एक फैमिली में किसी एक बंदे को तो यहाँ पे क्या मिले, जॉब तो मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो। अगर वो डेवलप हो गया तो अल्टीमेटली उसकी फैमिली के जो अदर मेंबर्स है वो खुद डेवलप हो जाएंगे, वो हेल्प करेगा फिर उनकी डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ये इसका मेन पर्पस था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।